नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने कश्मीर से बाहर के लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया है। इनमें कर्मचारी, छात्र, श्रमिक या देश के दूसरे राज्यों के वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर में रहते हैं। वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में वोट कर सकते हैं। राज्य में अब वह सभी लोग अपना वोट डाल सकेंगे जो वहां पर बाहर से आकर बस गए हैं और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र नहीं है। सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस साल राज्य में 25 लाख नए वोटर जुड़ने का अनुमान है। वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल होगी। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने की कवायद पहली बार की जा रही है। यह काम 25 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इस समय जम्मू और कश्मीर में करीब 76 लाख वोटर हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस फैसले से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर, सबको मत अधिकार का क्या है मायने? कौन से होंगे नए वोटर? क्या कहती है परसिमन आयोग की रिपोर्ट? 370 हटने के बाद पहले चुनाव के बाद क्या बदलेगा? क्या कहता है जम्मू कश्मीर में परसिमन का इतिहास? बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। आरती जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व डीजी अक्षय राउत जी से। अक्षय जी, आपका भी स्वागत है। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर नाव के संपादक हरदीप लश्करी जी से। हरदीप जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में अक्षय जी आपसे करूंगा। क्या मायने हैं इस फैसले के या इस प्रक्रिया के कि जो जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने ये दिशा निर्देश जो दिया है? मनोज जी, इस असली मायने में देखें तो ये कोई फैसला नहीं है जी। फैसला अगर होता है जिसका कि पॉलिटिकल कंपोनेंट से होता है, वो है आर्टिकल 370 जो है उसका एब्रोगेशन जी। वो एक डिसीजन था, या डिलिमिटेशन करा गया जम्मू एंड कश्मीर में जो ड्यू था, वो एक फैसला था। और एक जो इन दिनों आपको अगर याद होगा आरपी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है पार्लियामेंट के जरिए, वो है कि 4 बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पंजीकरण। पहले था कि जनवरी 1 की रेफरेंस में पंजीकरण होता है, एनुअल समरी रिवीजन। लेकिन इस अभी से लेकर आगे खाली जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, हर जगह 4 साल में 4 बार पंजीकृत हो सकता है, जो 18 साल के एलिजिबल हो जाता है। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई किया है वो उनका एक नॉर्मल टेक्निकल प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल दायित्व है जिनके लिए उत्तरदायी है, बस वही है। उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है। खास करके अगर इसको निर्णय के रूप में पेश किया जाए, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूंगा, क्योंकि आप अगर आर्टिकल 324 को देखें जो कि चुनाव और चुनाव आयोग को एक हिसाब से जन्म देता है जी, भारत की संविधान, तो उसमें चुनाव प्रक्रिया के पहले इलेक्टोरल रोल आता है। उसमें है कि सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्टर एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल को सही तरह से प्रिपेयर करना वो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेवारी है जी। और उनका नुमाइंदा स्टेट में है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या जो भी है, पूरा उनका एक पर्टिकुलर ब्रांच होता है, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप सोचिए कि 3-4 साल से वहां कोई समरी रिवीजन हुआ ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से नहीं हुआ है। अभी एक यूटी बना है, अभी डिलिमिटेशन हुआ है, तो अभी और एक दायित्व बनता है कि 1 अक्टूबर का रेफरेंस करके लोगों को भी अपना फ्रेंचाइज एनलिस्ट करने को अधिकार दिया जाए। जो भी लोग वहां बहुत दिनों से लिस्टेड नहीं हुए हैं, उनको एक कमीशन का दायित्व बनता है कि उनको भी जो चुनाव की जो लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल जिसको बोलते हैं, उस पर आने का मौका दिया जाए। इसीलिए स्पेशल समरी रिवीजन शुरू हुआ है। इस बीच थोड़ा डेफिनेशन बदल चुका है जिसके बारे में आपने जिक्र किया, क्योंकि आर्टिकल 370 जब चला गया तो रेसिडेंसी का जो था पहले मतलब जो था, और आज के मतलब वो मतलब है जो पूरा भारत में लागू होता है। ऑर्डिनरली रिजाइडिंग जो करता है उसका अधिकार बनता है, इलेक्टोरल रोल में आएगा, अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करेगा। वही चीज हो रहा है।
उसमें अगर वो ऑर्डिनरी कैसे लोग डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है, कोई लेबर आके काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पोस्टेड है सरकारी या कोई गैर सरकारी दफ्तरों में पोस्टेड है, तो इन लोगों का तो बनता है ना ऑर्डिनरी। ये भारत भर सारी जगह में होता है। और आजकल आप अगर सुने होंगे, एक चुनाव आयोग का एक दायित्व तो बन रहा है, ये जो माइग्रेंट वोटर है, शिफ्टिंग वोटर, उनको कैसे अपना अधिकार दिया जाए, जी उसके बारे में जब चर्चा हो रहा है कि भाई बाहर जो लोग चले गए हैं, यहाँ के लोग, उनको यहाँ से डिलीट करके वहां अधिकार कैसे दिया जाए, तो उसी कंटेक्स्ट में जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, जी क्योंकि जो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। यही चीज चल रहा है और ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। और हम लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि ये जो समरी रिवीजन का प्रोसेस है उसका है, ड्राफ्ट डिक्लेयर करेंगे लोग, फिर अपना क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन करेंगे, वो सेटल होगा, फिर फाइनल रोल ये होगा, फाइनल रोल को पब्लिश किया जाएगा। जी जाहिर से हम लोग कंफ्यूज करके थोड़े थोड़े डाटा लेके एक भ्रमात्मक स्थिति सृष्टि हो रहा है। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर खास तौर से अनुच्छेद 370 के बाद जिस तरह से धीरे धीरे पहले परसीमन और चुनाव की प्रक्रिया एक एक करके आगे बढ़ रही है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, राज्य में जो वोटर लिस्ट है उस पर भी काम चल रहा है। आरती जी, आप कैसे देखती हैं पूरे मसले को? देखिए, ये तो होना ही था कि 2019 5 अगस्त के बाद जो ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया, रिऑर्गेनाइजेशन की गई स्टेट की, 35A हटा उसकी वजह से और 370 भी उसकी वजह से हटा। तो वो तो साफ सी बात थी कि जो भी लोग 370 और 35A की वजह से वंचित थे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में, कई सारे लोग जैसे पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो है उनके पास वोट नहीं था, दलित्स के पास वोट नहीं था, महिलाओं जिन्होंने स्टेट से बाहर शादी की थी, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स के साथ शादी की थी, उनके बच्चों के वोट नहीं थे। तो ये सारे जो वंचित लोग थे, इनको तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एक वो जगह मिल गई। लेकिन डिलिमिटेशन प्रोसेस जो हुआ उसने ये सारे लोगों को मिला के, और वो कई सारे लोग, देखिए पिछले 30-32 साल में बिहारी, यूपी के लोग जो है, लेबर जो है वो रह रहा है, वो मजदूरी कर रहा है कश्मीर में, लेकिन वो किसी खाते में नहीं है। वो उन लोगों के कोई भी ना तो राइट्स थे 2019 से पहले और ना ही अभी थे। लेकिन जो आज दिशा मिली है उससे कहीं ना कहीं ये जो 2019 को जो डिसीजन लिया गया था कि कश्मीर को बाकी राज्यों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और स्पेशल स्टेटस या कोई उनको अलग से कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, कश्मीर को बाकी देश के साथ वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसा कि बाकी देश जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये सारे लोगों को फाइनली अगर वोट देने का जो हक, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो अगर मिल रहा है तो ये लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगा और ज्यादा मजबूत कर रहा है। साथ ही साथ में ये कहना चाहूंगी कि देखिए, कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी हिंदू हो या लद्दाखी हो, जो भी तीन ये जो पुराने स्टेट के 3 रीजन्स थे, इनके लोग आज की डेट में भारत में अलग अलग जगह सेटल है। आज कश्मीरी हिंदू दिल्ली में है, पुणे में है, बम्बई में है। कश्मीरी मुसलमान हर देश के हर कोने में, हर सिटी में वो लोग हैं। और ऐसा है कि हर स्टेट में जहां पे भी कोई काफी टाइम से सेटल है, 5 साल से 10 साल से, उसको ऑटोमेटिकली वो अगर रेजिडेंस बना रहा है या सेटल हो रहा है तो वो अपना वोटिंग राइट तो मांगेगा ना, वो अपना जो वोट देने का हक है उसको मिलना तो चाहिए ना, और वो मिल रहा है। कश्मीरी पंडित हो, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो जब दिल्ली के स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, मैं चाहूंगी कि मुझे मेरा अधिकार मिले वोट करने का, ताकि मेरी जो सड़क है, घर के साथ वाली जो सड़क है, पानी है, वो मेरे तक पहुंचे। तो वैसे ही जो जितने भी लोग ये आरती जी, इसके बहुत पहलू हैं, और मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी राज्य हो, एक सी जो उसकी जो गतिविधि होती है, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया होती है उसी का पालन करता है, और हर किसी को वोट देने का अधिकार चुनाव आयोग प्रदान करता है। ये भारतीय संविधान भी अधिकार देता है। आप कैसे देखते हैं हरदीप लश्करी जी
जो चुनाव आयोग ने बाहर के लोगों को मत देने का अधिकार दिया है जम्मू कश्मीर में, इसके क्या सियासी माने हैं, क्या सामाजिक समीकरण उभर के सामने आएंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, जैसा कि अक्षय राउत जी ने भी कहा कि ये कोई नया फैसला नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ तो करीब 890 केंद्रीय कानून एज इट इज जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए। ये जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 जो ये एक्ट है, ये भी उसी वक्त लागू हो गया था। अब नया क्या हुआ? नया ये हुआ है कि चुनाव प्रक्रिया, असेंबली के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब उससे पहले इलेक्टोरल रोल्स में पंजीकरण की नई मौके दिए जाएंगे, तो वो शुरू हुआ है, वो व्यवस्था अब उसकी प्रक्रिया चालू हुई है। तो इसी चरण में, इसी प्रक्रिया के तहत ये बात आई कि जो बाहर के लोग जो बताए जा रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। हालांकि ये कोई नया फैसला नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, तो ये तो पटकथा 5 और 6 अगस्त 2019 को लिख दी गई थी। चर्चा अब हो रही है, इस बहाने से बताना ज्यादा बेहतर है कि अच्छी बात है कि बताया जा रहा है कि जो बरसों से वहां रह के मजदूरी कर रहे हैं, केंद्रीय संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेस वहां कर रहे हैं, वो भी आरती टिक्कू जी ने कहा कि वो दिल्ली में रहती हैं, उनको यहां पर अधिकार मिलना चाहिए, उसी तरह वहां पर अधिकार मिला है। तो एक राष्ट्र, एक संविधान, एक ध्वज की जो इसके पीछे भावना है, वो अब जम्मू कश्मीर में भी एज इट इज लागू हुई है। इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनमें जबरदस्त हलचल है, दबाव है, क्योंकि अगर ऐसा होता है वहां पर तो उनके लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। उनकी जो पहले से ही राजनीतिक जमीन दरकी हुई है, और जो हमने देखा कि कुछ हिस्सों में बहुत लो टर्नआउट वोट वो कराकर जीत जाया करते थे। अगर कुछ चंद हजार वोट होते थे और उसमें जीत जाया करते थे, तो अगर वो होगा तो बड़ी मुश्किल आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल लश्करी जी, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी राजनीतिक जो बिसात होती है, वो उनका कार्य है, वो अपना काम करते हैं। चुनाव आयोग का काम सबको मतदान का अधिकार प्रदान करना है, अधिक से अधिक लोग मतदाता बने और अपने मत का प्रयोग करें, ये चुनाव आयोग का काम है। अक्षय जी, इसके आप कैसे जो मायने देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? इससे कितना प्रभावित होगा जो जम्मू कश्मीर में अभी तक जिस तरह का मतदान रहा है, क्या असर पड़ेगा इस पे? एक एंटाइटलमेंट और फ्रेंचाइज की बात हमेशा होता है जी। बहुत दिनों से बात हो रहा है कि यूपी और बिहार के लेबर, कोई अगर जाके हमारे मजदूर भाई, कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, मुंबई में, दिल्ली में, जहां भी काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, उड़ीसा और आसाम के लोग जाके गुजरात में काम करते हैं, जहां भी चेन्नई में काम करते हैं, तो उनको वहां मतदान के अधिकार, वहां कार्ड बनना चाहिए, और मतदान अधिकार वो कार्ड बना रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये हमेशा एक एफर्ट रहा है कि भाई जो जहां ऑर्डिनरी रिजाइडिंग हो वहां से पुराना जगह से डिलीट होके यहाँ एनरोल हो जाए, और फैसिलिटेट कर रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, उसका नाम है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई कहां है और उसको मतदान से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कार्ड और कहां बना हुआ है। और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, वही तो हो रहा है, और कोई नया चीज नहीं हो रहा है, वही एक ही चीज हो रहा है। और जैसे अभी जिक्र किया था कि वहां बहुत दिनों से लोग हैं, लेकिन उनको क्योंकि जमीनी और कानूनी हकीकत बदला है, ये इलेक्शन कमीशन का काम करने का तरीका नहीं बदला है। कुछ वो एब्रोगेशन 370 होके, और ये जो 4 रजिस्ट्रेशन का शुरू हुआ और यूटी बना, फिर डिलिमिटेशन बना, उसी से कुछ जमीनी और कानूनी हकीकत कुछ बदला है। और उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को तो इंप्लीमेंट करना है, मैनेज करना है इलेक्शन, तो उसमें कोई उसमें गलती या कोई उसमें ऑकवर्डनेस मुझे नहीं नजर आ रहा है। और एक चीज बताऊंगा, देश में आपको पता होगा, मनोज जी आप भी जानते हैं कि 10 साल से एक बड़ा मुहिम चल रहा है कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। सारे लोगों को पंजीकृत करें और सारे लोग वोट दें। और इसी लाइन में अगर वहां इलेक्शन कमीशन जितना लोग जुड़ सकते हैं और जुड़ना चाहिए, दोज हु आर एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड, उनको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लाए। भाई डोर टू डोर तो कैंपेन होगा ही, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में पहली ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्लेम्स ऑब्जेक्शन वहां के लोग हैं, और जो ऑफिशियल भी वहां के लोग हैं, जो आरओ हैं या एईआरओ हैं, ईआरओ हैं, बीएलओ हैं, और चेक्स एंड बैलेंसेस, मनोज जी मैं आपको बता रहा हूं, इतना जबरदस्त है ये इलेक्टोरल रोल को बनाने की प्रक्रिया में। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ऐसे नहीं होगा कि कोई गलत आदमी को इसमें घुसा दिया जाएगा, ऐसे होगा नहीं। और सबसे बड़ी है, जो एंटाइटल्ड है
उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए, वो जरूर आना चाहिए। वो फॉर्म 6 जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको नाम ऐड करना पड़ता है, और फॉर्म 7 जो कि आप पुराने से डिलीट होगा है। तो ये सब चीज जो है, इतना चेक्स एंड बैलेंसेस, काउंटर चेक्स होते हैं, हर लेवल में चेक होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है। अगर आज की तारीख में कोई राजनीतिक दल अगर कुछ आवाज इसके बारे में बोल रहे हैं या कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उसमें मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। इसका विरोध अगर पॉलिटिकली करना चाहिए था, और किए भी लोग, जो पहले जो कानून बदला, कुछ चेंजेस हुए, तो वो अलग, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आज की तारीख में ये तो बस अच्छी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जैसे कि हॉस्टल्स में मुंबई या दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वर्क प्लेसेस में होते हैं, सारे जगह भी कैंप खुलेंगे। अभी जैसे वहां सीईओ बता रहे थे, हर जगह में कैंप खुलेंगे, और कैंप के जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेंगी, और उसकी जांच भी होंगी। और एक चीज मैं बता रहा हूं, जो वहां है आदमी, इंसान कोई वहां है बाहर से आके, ऐसे नहीं कि वो बोल दिया और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसे नहीं होगा जी। क्या होगा, कैसे होगा? जांच होगा कि वो ट्रूली ऑर्डिनरी रिजाइडिंग है कि नहीं, और इलेक्शन कमीशन के रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं जो जांच करके देखेंगे। तो ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है मेरे हिसाब से। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग जो प्रक्रिया पूरे देश में दूसरे राज्यों में लागू करता है, क्रियान्वित करता है, वही सारे काम जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं, ताकि एक आम आदमी को जो बाहर से, जो दूसरे राज्य से आकर जम्मू कश्मीर में बसा है, उसको भी वोट देने का अधिकार मिले। हरदीप लश्करी जी, 25 लाख वोटर बढ़ेंगे, इसके क्या असर होंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सही तरीके से देखें तो नंबर मायने नहीं रखता जी। सवाल यह है कि लोगों को भारत का संविधान ने अधिकार दिया है, उनको उनका अधिकार दिया जाए। अब तक वंचित रखा जा रहा था, अब मौका मिला है उस भूल को सुधार करने का, हो रहा है। तो अब नंबर चाहे 25 लाख हो, या फिर 50 लाख हो, या फिर 10 लाख हो, या इनमें से कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये व्यवस्था पूरी तरह उसी तरह लागू हो रही है जिस तरह दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, जम्मू कश्मीर में होगा। ये सबको समझ में आना चाहिए। अब वोट पॉलिटिक्स जो है, वो जैसा कि मैंने कहा कि वो एक अलग इशू है, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, जो कि जो पुरानी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी थी कि वो एक बड़ा लो टर्नआउट दिखाकर और डर दिखाकर और अपनी सत्ता पर लगातार काबिज हो रहे थे। वो व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। त्रिस्तरीय जो वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, 2020 में चुनाव हुए, उसमें 20 नए जिला अध्यक्ष चुने गए, जो जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए, 280 नए प्रतिनिधि उभर कर आए। तो उसी में समझ में आ गया था कि वहां पर जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो अब एक नई राजनीतिक व्यवस्था वहां पर पैदा आ रही है, नई पीढ़ी वहां पर आ रही है। अब 20-25 लाख, जैसे कहा कि कुल मिलाकर 78, पिछले 2015 में जब चुनाव हुए, 14-15 में चुनाव हुए, तो 78 लाख के आसपास, 77-78 लाख के आसपास मतदाता हैं। तो उस संख्या में देखें तो 25 लाख, 20 से 25 लाख कहा जा रहा है, वो एक बड़ी संख्या है। लेकिन जाहिर है, जब इतनी बड़ी संख्या होगी तो निश्चित तौर पर जो वहां की पार्टियां हैं, पहले ही डिलिमिटेशन लागू हुआ है, तो सीटों में बदलाव हुआ है। सीटों में बदलाव के बाद अब नई समीकरण उभरेंगे, तो वो एक जो हिचक है और डर जो है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और लेकिन कुछ भी हो, जैसा कि अक्षय राउत जी ने कहा कि कुछ बात सवाल संविधान के लागू, संविधान के प्रदत्त अधिकार के लागू होने की है। अधिकारों की रक्षा हो, वही हो रहा है। जी बिल्कुल। जो आपने प्रखंड विकास परिषद के चुनाव की बात कही, तो मैं बता दूं आपको कि 2019 में पहली बार प्रखंड विकास परिषद के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे, और 98% से ज्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। एक बड़ा मतदान में भागीदारी लोगों की दिखती है साहब। लेकिन आरती जी, एक सवाल, चुनाव आयोग अपने ढंग से काम कर रहा है, जो संवैधानिक अधिकार हैं लोगों के, वो लोगों को दे रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल हर बार सवाल उठाते हैं। बात चाहे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की हो या लोगों को मत का अधिकार देने की हो, कुछ क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर के लगातार सवाल उठाते हैं, क्यों? देखिए, पिछले 75 साल से जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा था कश्मीर में, वहां पे सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम सेंट्रिक लीडरशिप निकल के आती थी। इन लोगों ने जिस तरह से ब्लैकमेल किया पूरे देश को, 370 के ऊपर, 35A के ऊपर, उसका एक ही मकसद होता था कि पावर जो है वो कश्मीरी मुस्लिम लीडरशिप के हाथ में रहे।
और इसमें दो दल सबसे प्रमुख हैं, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। पर यही दल अगर आप देखें, ये वो दल है जिन्होंने कांग्रेस के साथ भी अलायंस किया, जिन्होंने बीजेपी के साथ भी अलायंस किया। जब पावर में होते हैं तो इनकी भाषा एक होती है, जब पावर से निकलते हैं तो दूसरी भाषा होती है। तब ये अलगाववादी भाषा इस्तेमाल करते हैं और इन्होंने 32 साल में अलगाववादी सॉफ्ट सेपरेटिज्म जिसको कहते हैं, बहुत मुलायम तरीके का जो अलगाववाद किया, उसकी वजह से इन लोगों ने 5% या 10% के वोट पे ये लोग अपनी सरकारें बनाते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे, एमएलएस बनते थे, अपने मंत्री बनाते थे। लेकिन आज की डेट में जब ये वोट बढ़ेगा और डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जम्मू में जो सीटें बढ़ी है जी, ये लग रहा है कि इनको काफी ज्यादा पॉलिटिकल थ्रेट लग रहा है, इसीलिए ये भाषणबाजी हो रही है। लेकिन अगर आप इनकी पॉलिटिक्स देखें, इन लोगों का जो चाल चलन है, जो जब से इनको छोड़ा गया है, जब से ये डिटेंशन में थे 5 अगस्त 2019 के बाद काफी टाइम तक, और जब तक ये जेल में थे, जब तक ये हाउस अरेस्टेड थे, तब तक बहुत शांति थी कश्मीर में। जिस दिन से इन लोगों को बाहर निकाला गया, तब से ये कम्युनल सेपरेटिज्म और जो ये अलगाववाद की जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कश्मीरी हिंदू अभी भी मारे जा रहे हैं। और ये सब डायरेक्टली कोई ना कोई इनके साथ कनेक्शन तो है कि मेनस्ट्रीम कम्युनल पॉलिटिक्स का जो एक प्रभाव पड़ता है पूरे सिचुएशन। बिल्कुल आरती जी 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। ये ठीक है कि कुछ घटनाएं अभी भी होती हैं, लेकिन आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, विकास को गति मिली है। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं, चुनाव में भागीदारी की बात करूं अक्षय जी, तो एक ये सकारात्मक तस्वीर उभर के सामने आती है कि जिस पंचायत व्यवस्था चुनाव की बात अभी लश्करी जी कर रहे थे, 98% से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो लोकतंत्र में, चुनाव में, मतदान में कितना विश्वास करती है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि जब मतदाता आगे बढ़कर आता है तो उसका मतलब हमारे लोकतंत्र है इतना मजबूत है, इतना सजग है। आपको एक चीज बताऊं, 2009-10 में एक बात चला था इलेक्शन मैनेजमेंट की प्रक्रिया के अंदर कि अगर हमारे इलेक्टोरेट कम होते जा रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कम होता है और वोटर टर्नआउट उसी से भी कम होता है और कैंडिडेट के नंबर बढ़ता जा रहा है, फाइनली जो इलेक्ट होता है उसको 5-10% वोट के साथ इलेक्ट होता है। उसका मतलब ये हमारे जो इतना बड़ा लोकतंत्र है उसके लिए बहुत बड़ा एक मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि इतने छोटे छोटे, जैसे अभी आरती जी ने या हरदीप जी ने अपना अपना कॉन्टेक्स्ट में उसका बता रहे थे कि इतने छोटे टर्नआउट और इतने छोटे इलेक्शन होते हैं, जितने लोकतंत्र का, जितना हमारे इलेक्टोरल रोल मजबूत होंगे, जितने सारे एंटाइटल्ड और एलिजिबल लोग अंदर आएंगे और सारे बढ़ चढ़ कर वोट देंगे, वो कश्मीर में हुआ है। अभी जैसे बताया आपने लोकल इलेक्शन में वो हुआ है। कि अलग बात है कि लोकल इलेक्शन से असेंबली इलेक्शन हमेशा थोड़ा टर्नआउट कम होता है जी। लेकिन मैं एक छोटी सी करेक्शन बता दूं, क्योंकि आप 25 लाख का बार बार जिक्र कर रहे थे, हरदीप जी उसकी तरफ राइटली उसको थोड़ा सा लो की में ला रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये 25 लाख कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है जी। ये एक एस्टिमेट है, क्योंकि जो सेंसस होता है ना, वो सेंसस से वो जो शायद कुछ अफसरान उससे सेंसस से उसको लिंक करके वो बोल रहे हैं कि करीब 20-25 लाख का नए वोटर्स आ सकते हैं। जब आपका इलेक्टोरल रोल बनेगा तब तो पता चलेगा कि एक्चुअली कितने लोग ज्यादा आए उसमें, और वो तो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड की बेसिस पर होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात, जितने पंजीकरण अच्छी होगी, सही होगी, कंप्लीट होगी और मतदाता लोग आएंगे, तब इतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, चाहे देश में हो चाहे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हो। जी जाहिर सी बात है, ये एक आकलन पे आधार है 25 लाख का। इसमें थोड़ी कमी भी हो सकती है, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पंजीकरण कितने जो देने वाले हैं, जो लोग हैं, उनका कितना पंजीकरण होता है इस पे निर्भर करता है। लेकिन चुनाव आयोग एक कोशिश ये कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग भी बाहर से आकर वहां बसे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, उनको मतदान करने का अधिकार मिले, मत का अधिकार मिले। और लोकतंत्र की दृष्टि से, आम आदमी की दृष्टि से एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा ये संकेत है। तो आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।